शिरीन ने अमरीश कुमार की ओर इशारा करते हुए उसकी जेड जैसी उंगलियों को देखा। तो क्या अभी हमारे लिए शारीरिक संपर्क करना गलत नहीं है? अमरीश कुमार ने अपना हाथ वापस नहीं लिया, लेकिन उसे दयनीय रूप से देखा। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे कभी कभार आजमाने में कोई बुराई नहीं होगी। शिरीन ने असभ्य होने का नाटक किया और पलट गई। मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण क्षण नहीं है। इस व्यक्ति का माध्यमिक व्यक्तित्व स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वापस आ गया था और उसे ऐसा प्यारा बनने का अभिनय करना पसंद था। शिरीन उसकी आदतों की आदी थी, इसलिए वो उसकी ज्यादा परवाह नहीं करती थी। उसके पास इस समय अमरीश कुमार के साथ बेवकूफी भरी बातें करने का समय नहीं था। उसने पर्दे खोले और गाड़ी के बाहर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि वो गाड़ी थी जिसका उपयोग उसने पहली बार यहाँ आने पर किया था, और शेर भी वही उड़ता हुआ शेर था। ऐसा लग रहा था कि अमरीश कुमार अच्छी तरह से तैयारी करके आया था, क्योंकि उसने शेर को चुपचाप बादलों में छिपने के लिए कहा था जब वो गाड़ी से कूद गई थी, अन्यथा ये उन्हें कभी बचा ही नहीं पाता। शिरीन ने और दूर देखा और महसूस किया कि अजगर पर सवार महिला उनका पीछा नहीं कर रही थी। उसने स्वर्ग तलवार दोबारा उसे विशाल आदमी की ओर फेंक दी और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं अगर तुम उन बच्चों को भी हरा नहीं सकते? विशाल आदमी का चेहरा लाल हो गया, और जब उसने स्वर्ग तलवार वापस पकड़ाई और कहा, मुझे बहुत खेद है महामहिम, उसने स्वर्ग तलवार को हिलाया और उसकी क्रूर आंखें उस दिशा में देख रही थी जहां से शिरीन भाग गई। जैसे ही वो उनका पीछा करने वाला था, युवती ने बोलना जारी रखा, उन्हें भूल जाओ, वो सिर्फ भोले बच्चों का एक झुंड है। हमें उन्हें मारने के लिए समय बर्बाद करने के बजाय अपने महत्वपूर्ण काम को जारी रखना चाहिए। जैसे ही युवती ने शिरीन का सर गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखा, उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया। छोटी लड़की, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लूंगा, लेकिन आपको जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए। राक्षस को मारने से मुझे मत रोको। हालांकि महिला की आवाज साफ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था वो एक उच्च पद की व्यक्ति है जो एक बहुत ही भोले व्यक्ति को माफ करने की कोशिश कर रही है। शिरीन ने उसे तुरंत बाधित करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की परी हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि वहाँ अनगिनत लाशें हैं। अगर आप जादूगर बाधा को तोड़ती हैं तो आप उन्हें आजाद कर देंगी। क्या आपको लगता है कि आप उन सभी को अपने आप मार सकती हैं? युवती दंग रह गई। क्या अनगिनत लाशें? इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाती, बर्फीली जमीन ऐसी लग रही थी कि मानो ये उबलता हुआ खाने का बर्तन हो, क्योंकि बर्फीली जमीन हिल रही थी और अनगिनत लाशें जमीन से नीचे निकलने की कोशिश कर रही थी। लानत है, शिरीन ने शाप दिया और गाड़ी को नीचे की ओर निर्देशित किया। सफेद कपड़े वाली लाशें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और वो संख्या में बहुत सारी थी। पलक झपकते ही उन्होंने घाटी को घेर लिया और एक खास दिशा में आगे बढ़ रही थी। मानव गंध आमतौर पर इस प्रकार की लाश को उग्र बनाती है, और वो अभी भी उसके दोस्तों को सूंघ सकते थे, भले ही वो घाटी से 7 से 8 किलोमीटर दूर खड़े थे। वो एक दूसरे को धक्का देने लगे जैसे ही वो छोटी पहाड़ी की ओर दौड़े। हजारों लाशें थी और भगवान भी शिरीन के दोस्तों की मदद नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से शिरीन काफी तेज थी और उसने तारादास के सामने गाड़ी रोक दी और लाश के समूह के ऊपर आने से पहले अपने दोस्तों को चट्टान से उठा लिया। जल्दी करो, गाड़ी पे चढ़ो। तारादास और बाकी लोग जल्दी से गाड़ी पर सवार हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये लाशें वास्तव में शक्तिशाली हैं। सफेद कपड़े वाली लाश बहुत तेज थी, क्योंकि उनमें से कुछ तो मिनटों में ही चट्टान पर पहुंच गई थी। शेर ने अपने पंखों को लहराने की पूरी कोशिश की और लाश की चट्टान पर आने से ठीक पहले हवा में उड़ गया। लाश नीचे से गुस्से में दहाड़ रही थी। गाड़ी बहुत विशाल थी, हालांकि ये अभी छोटी लग रही थी जब वो आठवें एक साथ अंदर सिकुड़ कर बैठे हुए थे। सभी के शरीर आपस में चिपके हुए थे। खास बात यह थी कि गाड़ी में भार ज्यादा हो गया था। उड़ते हुए शेर ने गाड़ी को हिलाने की बहुत कोशिश की, जिससे वो जोर जोर से कांपने लगी, मानो वो जल्द ही आसमान से गिरने वाली हो। जाहिर है, तारादास और उसके दोस्तों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी लाशें वहां से बाहर निकल आएंगी। घाटी में बिखरी हुई लाश को देखते हुए वो सभी डरे हुए थे और पीले पड़ गए थे। लाशों ने पूरी चट्टान और घाटी को घेर लिया था, क्योंकि वो इधर उधर लक्ष्यहीन रूप से घूमने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य खो दिया था। हर कोई डर गया था, क्योंकि प्रत्येक लाश बेहद क्रूर थी और उनकी युद्ध कला तकनीक भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इसके अलावा लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र था। लाशों को उनकी गति के आधार पर उस क्षेत्र में पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? ऐसा लग रहा था कि हर कोई एक ही बात को सोच रहा है। हालांकि वो सभी लाशों को मारने में अच्छे थे, लेकिन वास्तव में वहां बहुत सारी लाशें थी और मनुष्य और लाशों के बीच का अनुपात बहुत ही ज्यादा था। इसके अलावा सभी लाशें अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही थी। वो लोग बहुत थोड़े थे और वो कुछ लाशों को मारकर कोई फर्क नहीं ला पाएंगे। वो आठों खुद को रोक नहीं सके और इन लाशों को आजाद करने वाले अपराधियों को आसमान में देखा। जाहिर तौर पर अजगर पर सवार युवती भी दंग रह गई, क्योंकि उसे लगा कि केवल एक क्रूर राक्षस भूमिगत शहर में छिपा हुआ था, लेकिन वास्तव में वहां लाशों की पूरी एक सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी थी। उसने लाश पर कई हमले किए और प्रत्येक बिजली कम से कम एक लाश को मारने में सक्षम थी।
लाश को जलाने के लिए अजगर ने गुस्से में अपने मुंह से आग फूंकनी शुरू कर दी। आग की लपटों से लाश के कपड़े भले ही जल गए हो, लेकिन फिर भी वो जिंदा थी। हालांकि उनके शरीर जल चुके थे और कोयले की तरह काले हो गए थे, वो अभी अच्छी स्थिति में थे। युवती अनगिनत नग्न लाशों को अपनी ओर दौड़ कर आता हुआ देख सकती थी। लगभग सभी लाशें पुरुषों की थी और वो शायद अपने शरीर के अंदर डाली गई दवाओं से प्रभावित थे, क्योंकि उनके मुंह के क्षेत्र को देखकर लग रहा था कि उनके दांत एक आम इंसान से काफी बड़े हैं। इस प्रकार उसने अनगिनत बाघ जैसी दांत वाली लाशों को अपने सामने घूमते हुए देखा और उनमें से अधिकांश के तो सींग भी थे। भगवान, क्या अनोखा दृश्य है। महिला का चेहरा काला पड़ गया और वो अपने विशाल नौकर पर चिल्लाई, इन्हें रोको। विशाल आदमी ने उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। बेशक गाड़ी में सवार सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। तारादास ने जल्दी से सोमती देवी की आंखों को ढक दिया ताकि वो डरावने दृश्य को देखकर डर ना जाए। कलावती देवी ने धीरे से शाप दिया और जल्दी से अपनी बहन की आंखों को भी ढक लिया। हालांकि किसी ने भी शांति कुमारी की आंखें बंद करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वो कुछ बचकानी सी थी। वो नग्न लाश को देखकर काफी उत्तेजित हो गई और कहा, अब मुझे पता चल गया कि पुरुषों का शरीर कैसा दिखता है। ये कितना स्थूल है। उसके शब्दों ने गाड़ी में बैठे सभी पुरुषों की चकाचौंध को आकर्षित किया। शिरीन की आंखें भी किसी के आस्तीन द्वारा ढक दी गई थी और उसने अमरीश कुमार को उसके कान में फुसफुसाते हुए सुना, ये भयानक है, झांकना मत। शिरीन हैरान थी, वो क्यों झांकना चाहेगी? उसने आधुनिक दुनिया में काफी कुछ देखा था। उसकी बांह की हल्की सुगंध ने उसे परेशान कर दिया, इसलिए उसने अमरीश कुमार के आस्तीन को दूर धकेल दिया। उसने महसूस किया कि पर्दे नीचे कर दिए गए थे और वो गाड़ी से बाहर कुछ भी देख नहीं सकते थे। शिरीन, कृपया यहाँ बाकी लड़कियों के साथ रहें। मैं लाशों को दूर ले जाऊंगा, क्योंकि हम उन्हें शहर के निवासियों को चोट पहुंचा देने का जोखिम नहीं उठा सकते। अमरीश कुमार ने उसे गले लगाने से पहले उसके कान में फुसफुसाया, अच्छा, ध्यान रखना अपना। फिर वो पीछे हट गया और कहा, अगर तुम दिलेर हो तो मेरे पीछे आओ। चलो उन्हें उत्तर पूर्व दिशा की ओर ले जाओ, जहाँ एक बड़ा काला दलदल है। चलो चलते हैं। मैंने सहायता मांगने के संकेत के रूप में एक पटाखा छोड़ा है, इसलिए हमारी मदद भी जल्दी यहाँ पहुंच जानी चाहिए। जब वो आ जाएंगे तो हम सभी लाशों को एक साथ मार देंगे। तारादास, क्या आप उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उन लाशों को संभाल सकते हैं? कलावती देवी, आप पूर्वोत्तर क्षेत्र वाली लाशों को संभालें। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मेरा। सभी ने गाड़ी से छलांग लगा दी और अपनी निर्धारित दिशाओं में चले गए। पलक झपकते ही लाशों ने अपने सर के ऊपर से आती जीवित मनुष्यों की गंध पकड़ ली और वो सभी अमरीश कुमार और उसके दोस्तों को पकड़ना चाहते थे। हालांकि अमरीश कुमार बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और केवल उसके पैर की नोक लाश के सर को छुई। हर बार छलांग लगाने पर वो 20 किलोमीटर से अधिक इलाका टाप लेता था और कुछ ही समय में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहुंच गया। बेशक लाश उसे पकड़ना चाहती थी और वो सब उसकी ओर दौड़ रही थी। हालांकि वो बहुत तेज दौड़ रही थी, लेकिन उसे पकड़ना उनके लिए आसान नहीं था। वो अपनी सबसे तेज गति से नहीं दौड़ रहा था, क्योंकि वो अपने और लाशों के बीच एक करीबी दूरी रखना चाहता था ताकि वो उन्हें लुभा सके। हालांकि लाश उसे कभी पकड़ नहीं सकी, इसलिए वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगे। तारादास और कलावती देवी भी गाड़ी के बाहर कूद गए और अमरीश कुमार के निर्देशों के अनुसार अपने काम को अंजाम देने लगे। वो दोनों लाशों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर भाग रही थी। शुरू में हर जगह बिखरी हुई लाशें इकट्ठा होने लगी थी और एक खास दिशा की ओर बढ़ने लग गई। वो उन तीनों लोगों का पीछा कर रही थी जो उनसे आगे थे और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच गाड़ी के अंदर केवल शिरीन, शांति कुमारी, सोमती देवी, सरवती देवी और ध्रुव सिंह थे, जो अभी घायल था। ध्रुव सिंह भी गाड़ी से बाहर कूदना चाहता था, लेकिन शिरीन ने उसे रोक दिया। तुम नहीं जा सकते। ध्रुव सिंह ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। मैं भी एक आदमी हूँ। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे नीची दृष्टि से देखे। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो तुम्हारे पास एक बहादुर आदमी बनने के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। शिरीन ने उसे रोका। उसने पर्दा खोला और बाहर देखा। उसने महसूस किया कि लाशों का एक छोटा समूह लाश के बड़े समूह का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे उत्तर पूर्व दिशा की ओर भाग रहा था। शांति कुमारी ने इसे देखा। उसकी आंखें तुरंत खुल गई। मुझे उन लाशों को लुभाने जाना होगा। शिरीन ने उसके कंधे पर दबाव डाला। तुम सब यहीं रहो, ये मुझे करने दो। पलक झपकते ही वो लाश के सामने पहुंच गई और सफलतापूर्वक उनका ध्यान भी खींच लिया था। फिर उसने लाशों को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फुसलाया। यह अजीब था, क्योंकि लाशें आमतौर पर मनुष्य का पीछा करती थी जो उनके सामने होते थे, जैसे कि वो कुत्ते हों जिन्होंने मांसपेशियों की हड्डियां देख ली हों। लेकिन शिरीन ने जिन लाशों का सामना किया वो काफी अजीब थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो उससे दूर भाग रही हैं। जैसे कि जब भी शिरीन उनके थोड़ा पास पहुंचती तो वो अंधे हो जाते। शिरीन मन ही मन उन लाशों को कोस रही थी, क्योंकि उसकी काया वास्तव में एक सामान्य इंसान से थोड़ी अलग थी। जब वो जादुई बाधा के अंदर थी तब भी लाशों ने उस पर हमला करने के लिए कभी कोई पहल नहीं की, और जब वो परित्यक्त शहर की जांच कर रही थी तो उसे ज्यादा लाशों का सामना नहीं करना पड़ा था। उसने सोचा कि वो भाग्यशाली है, लेकिन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं है। ये अच्छी बात मानी जाती थी कि उसका शरीर लाशों को आकर्षक नहीं लग रहा था। हालांकि ये उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए भयानक था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लाशों ने भी उसके साथ ठंडा व्यवहार किया था और उसका पीछा करने से इनकार कर दिया था। वो जल्दी में थी और उसने अपनी हथेली काटने का फैसला किया।
खून टपकने लगा और गंध ने आखिरकार लाशों को फिर से उसका पीछा करने के लिए आकर्षित किया। हालांकि खून सीमित मात्रा में था और कुछ ही मिनटों तक दौड़ने के बाद उसका घाव जमने लगा। इस प्रकार लाशों ने अंततः उसका पीछा करना बंद कर दिया। वो निराश हो गई और जैसे ही वो फिर से खुद को काटने वाली थी, कोई उसके सामने आ गया। उसकी कलाई पकड़ ली। उसने अपना सर उठाया और अमरीश कुमार को देखा। वो असहाय दिख रहा था। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मुझे तुम्हें गाड़ी में सुलाकर आना चाहिए था। वो दौड़ रहा था और उसी समय उसका हाथ पकड़े हुए था। जब वो बात कर रहा था, जल्दी ही उसके पीछे पड़ी लाशों का एक बड़ा समूह बनाने के लिए लाशें संयुक्त हो गई थी। दौड़ते समय उसकी गर्म हथेली उसकी कलाई पर टिकी रही। शिरीन ने उसकी तरफ देखा और किसी कारण ये महसूस किया कि वो महल मालिक जैसा दिखता है। उसने जोर से सर हिलाया ताकि उसके दिमाग से विचार निकल सके। उसने उसका कई बार परीक्षण कर लिया था और उसे यकीन था कि वो महल मालिक नहीं था। उसके लिए उस पर शक करना वास्तव में अनावश्यक था। वो गंभीरता के कारण पागल नहीं होना चाहती थी। तारादास और कलावती देवी भी उनके साथ जुड़ चुके थे और लाशों के 4 समूह आखिरकार एक साथ इकट्ठा हो गए थे और काले दलदल की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, जो उत्तर पश्चिम में स्थित था। अपनी यात्रा के दौरान अमरीश कुमार ने जल्दी से शिरीन को अपनी योजना के बारे में बताया। काले दलदल का क्षेत्र बहुत बड़ा था। उसके नीचे एक चूषण बल था, इसीलिए एक बार जब उसमें कूद जाएंगे तो वो लाशें भी दलदल के नीचे तक डूब जाएंगी। बेशक जो व्यक्ति लाश को दलदल में फंसाना चाहता था, उसे भी दलदल में प्रवेश करना पड़ेगा, अन्यथा लाश दलदल में नहीं कूदने वाली थी। उन चारों के लिए चारा बनना जरूरी था। इसलिए जब वो लगभग काले दलदल पर पहुंच जाएंगे, तब शिरीन अन्य 2 के साथ बाहर निकल जाएगी और अमरीश कुमार लाशों को दलदल में फंसाने का चारा बनेंगे। बेशक चारे के रूप में काम करने वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत जोखिम भरा था। तारादास ने प्रस्ताव से असहमति जताई। बिल्कुल नहीं, मुझे चारा बनने दो। वो उन चारों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था, तो वो अमरीश कुमार को सभी जोखिम कैसे उठाने दे सकता था? क्योंकि वो समूह में सबसे छोटा और सबसे कमजोर व्यक्ति था। अमरीश कुमार असहमत थे। नहीं, सोमती देवी आपका इंतजार कर रही है। आप जोखिम नहीं उठा सकते। कलावती देवी बोलना चाहती थी, लेकिन अमरीश कुमार ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारी बहन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, शिरीन ने पलके चढ़ाते हुए कहा। हमें अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। अमरीश कुमार, जिंदा लौटना सुनिश्चित करें। अमरीश कुमार ने शिरीन पर एक नजर डाली। क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो? शिरीन नाराज थी। हम सब तुम्हारी परवाह करते हैं। अब हम एक टोली हैं। अमरीश कुमार ने फिर से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता ना करें। मैं यहाँ के परिदृश्य से परिचित हूँ, इसलिए मैं ठीक ही रहूंगा। शिरीन, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी है। क्या तुम वहां इंतजार कर सकती हो मेरा? मैं उन्हें दलदल में फंसाने के बाद तुम्हें वहां मिलूंगा। वो तीनों कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अमरीश कुमार थोड़ा परेशान था। बस मेरी योजना का पालन करो। हालांकि वो छोटा था, उसकी आभा पराजयी थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दूसरा शब्द कहे। जल्दी ही वो हवा में छिपी भयानक गंध को सूंघ सकते थे। जाहिर है वो दलदल के करीब थे। शिरीन, पहले कलावती देवी को सुरक्षित ले जाओ और फिर तारादास को लाने के लिए वापस आओ। अमरीश कुमार ने तुरंत निर्देश दिया। शिरीन को पता था कि इस समय उसके मन में कुछ भी नहीं बदल सकता, इसलिए उसने तुरंत सर हिलाया, जरूर, और अपनी आस्तीन खींचकर कलावती देवी के साथ गायब हो गई। उसने कलावती देवी को लगभग 5 किलोमीटर दूर कहीं छोड़ दिया था और उसे वहीं प्रतीक्षा करने को कहा। उसने दोबारा टेलीपोर्ट करने से पहले तारादास को पकड़ लिया और फिर से पहाड़ के पास पहुंच गई। तारादास और कलावती देवी को एक साथ सफलतापूर्वक फिर से मिलाने के बाद शिरीन टेलीपोर्ट करने ही वाली थी कि तारादास ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। शिरीन, तुम कहाँ जा रही हो? शिरीन ने उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं केवल उसकी जांच करने जा रही हूँ और शायद जरूरत पड़ने पर मैं उसे सुरक्षित करने के लिए टेलीपोर्ट भी कर सकती थी। चिंता मत करो। अगर वो नहीं चाहता है तो मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। आप दोनों को जाना चाहिए और सोमती देवी की तलाश करनी चाहिए, लेकिन सुरक्षित रहना याद रखें। 1 सेकंड के अंतराल के बाद शिरीन गायब हो गई और वो एक बड़े पेड़ पर फिर से प्रकट हुई, जो दलदल के पास खड़ा था। बड़ा पेड़ लगभग 10 मीटर लंबा था और पूरे साल खिलता था। हालांकि अभी सर्दियां थी, लेकिन पेड़ पर बहुत सारे हरे पत्ते और शाखाएं उग रही थी। इस प्रकार शिरीन की स्थिति को देखते हुए वो उसमें छिप सकती थी। दलदल सीमाहीन लग रहा था और काली मिट्टी के विशाल पोखर की तरह लग रहा था। कभी कभी शिरीन को सतह पर कुछ बुलबुले फूटते हुए दिखाई देते थे और वो क्षेत्र सड़ती हुई गंध की भयानक बदबू से ढका हुआ था। शिरीन को अचानक एक विचार आया। वो चुपके से नीचे कूद गई और एक पेड़ की शाखा को दलदल में दबा दिया। पेड़ की टहनी पर कीचड़ देखकर उसकी आंखें चमक गई। वो मिट्टी नहीं बल्कि वास्तव में तेल था। ये पूरा क्षेत्र तेल का एक विशाल समुद्र था। बेशक तेल के अलावा तल पर कुछ और रहा होगा। उसने अपनी हथेली के आकार का एक पत्ता दलदल में फेंक दिया। ये सतह पर तैर नहीं पाया, बल्कि नीचे की ओर डूबता रहा। भगवान, लाश को जलाने के लिए एक बढ़िया जगह है क्या? हालांकि लाश आग से नहीं डरती थी, लेकिन वो आध्यात्मिक आग से डरती थी। दुर्भाग्य से लाश के खिलाफ लंबे समय तक नहीं टिकेगी। भले ये मजबूत थी, हालांकि एक अलग मामला होगा यदि वो आग को जलाने के लिए तेल का उपयोग कर रहे थे। वो निश्चित थी कि तेल ईंधन वाली आग से राक्षस जलकर राख हो जाएंगे। उसने अपने पीछे से तेज आवाज आती हुई सुनी। जाहिर तौर पर अमरीश कुमार आखिरकार लाशों को साथ ले आया था। वो दूर से ही अमरीश कुमार के फड़फड़ाते लबादे को देख सकती थी। वो उछलकर उसके बगल में आ पहुंची। अमरीश कुमार उसके अचानक प्रकट होने से चौंक गया और वो उसके साथ दौड़ने लगी। मूर्ख लड़की, तुम क्या कर रही हो? दलदल ज्वलनशील है। जैसे ही लाश दलदल में गिरे, तुरंत उससे बाहर निकलो। मैं उन्हें जलाकर राख करने वाली हूँ, शिरीन ने उसे बताया। अमरीश कुमार ने मुंह फेर लिया, लेकिन वो आग से नहीं डरते।
वो इस बार सबसे अधिक डरेंगे क्योंकि दलदल पूरी तरह से तेल से बना है। आग कुछ दिनों तक चलेगी यदि उसे एक चिंगारी दे दी जाए। इसके अलावा आग का तापमान बहुत अधिक होगा जो काफी गर्म है लोहा पिघलाने के लिए। क्या ये लाश को जलाने के लिए सही शमशान नहीं होगा? शिरीन अपने विचार से बहुत आश्वस्त थी। अमरीश कुमार जानता था कि उसके पास कई विचार हैं और उसने राहत महसूस की। बहुत बढ़िया। पलक झपकते ही दोनों एक योजना के साथ तैयार हो गए। हालांकि जब उन्होंने अपनी योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास किया तो उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वो लगभग दलदल के पास पहुंच चुके थे तो लाशों ने एक एक करके हिलना बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने आगे वाले खतरे का आभास कर लिया था और अमरीश कुमार उन्हें आगे बढ़ाने में असमर्थ था, उसी समय दूर से कुछ गरज सुनाई थी। आवाज अजीब थी और उसकी आवाज कर्कश और तेज थी। जब शिरीन ने दहाड़ सुनी तो उसे लगा कि उसके कान गूंज रहे हैं, जैसे कि उसके कानों के पर्दे फटने वाले हैं। यह ऐसा था जैसे सफेद कपड़े वाली लाश ने उन्हें पुकारते हुए किसी को सुना हो, क्योंकि वो मुड़ने लगे और विपरीत दिशा में भागने वाले थे। शिरीन घबरा गई। उसके बाद शब्दों की कमी हो गई। हे भगवान, क्या ये सब सिर्फ एक व्यर्थ प्रयास था? अमरीश कुमार ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसे दूर बड़े पेड़ की ओर उछाल दिया। अपने आप को छुपाओ। शिरीन असहाय होकर पेड़ की ओर उड़ गई। जब उसने मुड़कर पीछे देखा तब उसने महसूस किया कि वो हवा में उड़ने के लिए अपने उड़न हवा जादू का उपयोग कर रहा था। शिरीन को नहीं पता था कि वो किस तरह से जादू का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियों के चारों ओर एक रक्त श्रृंखला बन गई थी और उसने उसे घेर लिया। आखिरकार उसके चारों ओर एक रक्त झिल्ली बन गई और हवा रक्त और जड़ी बूटियों की गंध से अभिभूत हो गई। सफेद कपड़ों वाली लाशें जो भागने वाली थी उसका सामना करने के लिए मुड़ने लगी। अनगिनत जोड़ी आंखें सीधे अमरीश कुमार को घूर रही थी जो बीच में लटका हुआ था। उन सभी के हाव भाव ऐसे थे जैसे वो नशे के आदी हो, जिन्होंने अभी अभी नशीले पदार्थों का ढेर देख लिया हो। अमरीश कुमार की ओर दौड़ते हुए उनकी लार टपकने लगी और उनकी आंखें लाल हो गई। अमरीश कुमार दलदल की ओर उड़ गया क्योंकि सफेद कपड़े वाली लाशें उसका पीछा कर रही थी। अनगिनत लाशें एक एक करके दलदल में गिरने लगी और तुरंत ही उसके नीचे तक डूब गई, क्योंकि उनके पास अपना समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं था। लाशों के समूह इतनी तेजी से भाग रहे थे कि वो समय पर खुद को रोक नहीं पा रहे थे और आखिरकार वो सभी दलदल में गिर गए। वास्तव में दलदल बहुत गहरा नहीं था, ये केवल 3 से 4 मीटर गहरा ही था। जैसे जैसे कुछ लाशें नीचे तक पहुंच गई थी, उसके बाद दलदल में गिरने वाली लाशें उनके ऊपर खड़ी हो गई। आखिरकार लाश ने परत दर परत दलदल की परत में खुद को दफन कर लिया था। बड़ी पेड़ से देखते हुए शिरीन बीमार महसूस कर रही थी। वो हैरान थी कि अमरीश कुमार के खून में इतना शक्तिशाली जादू था कि उसने लाश को उसका पीछा करने जैसा बना दिया, जैसे कि ये उनके जीवन की सबसे जरूरी चीज थी। उसने अपनी हथेली को देखा और खुद को भी काटने का सोचा। हालांकि उसका खून अमरीश कुमार की तरह आकर्षक नहीं था। अमरीश कुमार बीच हवा में इधर उधर घूमते हुए लाशों को दलदल में कूदने पर मजबूर कर रहा था। हालांकि रक्त झिल्ली ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, फिर भी वो उसे उस परत के स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसकी उंगलियों से लगातार जादू निकल रहा था, क्योंकि उसकी आंखें उसके नीचे हो रहे दृश्य को देख रही थी। ऐसा था जैसे वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने अपनी उंगलियों को ये सोचकर बंद कर लिया था कि वो कौन है। छोटू उस्ताद, छोटू उस्ताद, क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार की युद्ध कला तकनीक है? शिरीन अपनी कलाई पर लगे दृढ़ पत्थर कंगन से ज्ञान प्राप्त करने के अलावा कुछ ना कर सकी। दृढ़ पत्थर कंगन ने थोड़ी देर बाद उसे उत्तर दिया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इस प्रकार की युद्ध कला तकनीक अत्यंत दुर्लभ होनी चाहिए, क्योंकि दृढ़ पत्थर कंगन भी इसे नहीं पहचान पाया था। क्या कोई व्यक्ति जिसके पास 6.5 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है वो युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है? देखो, वो हवा में उड़ रहा था और इतने लंबे समय के बाद भी गिरने के कोई आसार नहीं लग रहे थे। हालांकि शिरीन उड़न हवा जादू का उपयोग करके हवा में उड़ने में सक्षम थी, जिसे उसने महर्षि विद्यालय में सीखा था, लेकिन वो केवल 1 मिनट के लिए ही ऐसा करने में सक्षम थी। इसके अलावा शिरीन जो अपने समूह में सबसे अच्छी छात्रा मानी जाती थी, और वो अकेली थी जो उड़न हवा जादू में पूरी तरह से महारत हासिल करने में सक्षम हुई थी। हालांकि अमरीश कुमार हवा में 3 मिनट तक चक्कर लगा पाया था और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उसे जल्द ही कभी नीचे आने की जरूरत होगी। इसके अलावा ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उड़न हवा जादू का उपयोग कर पा रहा। तो ये था क्या? वो सीखना चाहती थी। दलदल के अंदर एक मजबूत चूषण बल मौजूद था, इसीलिए एक बार दलदल में गिर जाने के बाद लाश भागने में असमर्थ थी। हालांकि वो अभी तक मरे नहीं थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो गिरे थे वहां से बहुत सारे बुलबुले फूट रही थे। जाहिर है कई लाशें अभी भी दलदल के तल पर संघर्ष कर रही थी। अब उन्हें बस इतना करना था कि वो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि सभी लाशें दलदल में गिर ना जाएं, इससे पहले कि वो दलदल को आग से जला दें। जब से वो इसके बारे में सोच रही थी, उसने महसूस किया कि अमरीश कुमार का शरीर गिर रहा था। शिरीन हैरान थी और चिंतित थी कि वो जल्द ही दलदल में गिर जाएगा।
वो वहां टेलीपोर्ट करने वाली थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। अमरीश कुमार ने अपने पैर की नोक को एक लाश के सर पर थपथपाया जब वो डूबने वाला था, तो उसका शरीर एक बार फिर से हवा में लहराने लगा। शिरीन ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि अमरीश कुमार को अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। उसकी कमर में अचानक कंपन हुआ। आश्चर्यचकित होकर उसने एक षटकोणी ताबीज निकाला। इसकी सतह को छूने पर सोमती देवी की उन्मत्त और व्याकुल आवाज सुनाई दी। हे भगवान, यह हमें पकड़ने वाला है। शिरीन के हाव भाव बदल गए। शिरीन ने वॉकी टॉकी के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर इस ताबीज का आविष्कार किया था। हालांकि इस युग में आधुनिक तकनीकें नहीं थी, तो इसमें आध्यात्मिक शक्तियां इस्तेमाल होती थी जो प्रकृति के सभी तत्वों को समेटने में सक्षम थी। प्रयोग के बाद प्रयोग और असफलताओं के बाद असफलता, वो अंततः इस प्रकार के ताबीज का आविष्कार करने में सक्षम हुई थी। यद्यपि वो एक टेलीफोन की तरह 10,000 मील से अधिक ध्वनि संचारित करने में असमर्थ था। 100 मील के भीतर की बातचीत अभी भी ताबीज के माध्यम से श्रव्य थी। शिरीन के इस आविष्कार ताबीज को महर्षि विद्यालय में काफी प्रचार मिला था, क्योंकि ताबीज के आकर्षण के लिए 8 स्तर से ऊपर के अभ्यासियों की आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। इसके उत्पादन में आध्यात्मिक शक्ति के उच्च व्यय के कारण कोई इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। खतरनाक कामों के दौरान ही ताबीज प्रदान किए जाते थे। क्योंकि शिरीन ताबीज की आविष्कारक थी, इसलिए उसे और उसके दोस्तों ने एक खास अधिकार का आनंद उठाया और प्रत्येक को एक एक ताबीज दिया। बेशक ताबीज पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से संचालित था और उसकी उच्च खपत दर थी, जिसके प्रत्येक उपयोग पर काफी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती थी। इसीलिए भले ही वो ताबीज को अपने साथ लाए हों, लेकिन जब तक विकट परिस्थितियां ना हो, वो उसे संचार के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ताबीज से अब आवाज आ रही होगी, क्योंकि सोमती देवी गलती से दहशत की स्थिति में से दबा बैठी होगी। सोमती देवी और उसके समूह को खतरे का सामना करना पड़ा होगा। शिरीन ने अभी अभी सुनी एक गहरी भारी आवाज। उसने उसके बारे में सोचा, क्या ये अमर लाश की आवाज है? ये उड़ सकता है, ये हमारा पीछा कर रहा है। बैंग! ताबीज से आवाजों का एक समूह उछल पड़ा। यह स्पष्ट था कि सोमती देवी के समूह की स्थिति अधिक विकट और विकट होती जा रही थी। शिरीन ने एक मूक मंत्र बोला और अमरीश कुमार की ओर देखा। ये जानते हुए कि वो अब खतरे में नहीं है, उसने उससे कहा, मैं सोमती देवी और उसके समूह की जांच के लिए जा रही हूँ। अमरीश कुमार हैरान था। तेज गति से चलने पर वो तुरंत गायब हो गई। उस लड़की के दिमाग में उसके साथियों की सुरक्षा हमेशा के लिए प्राथमिकता रही है। जाने मन, क्या आप जानती हैं कि अपना वादा ना तोड़ने के लिए मैंने अपने शरीर के शापित घावों पर ध्यान नहीं दिया है, ताकि मैं आपके पास वापस आ जाऊं। प्रिय, क्या आप जानती हैं कि मेरे वर्तमान आध्यात्मिक स्तर का परिश्रम देवताओं के बल पर चलता है? प्रिय, क्या आप जानती हैं अभी जो रक्त मैंने बहाया वो देवताओं के हृदय का है, जिसकी एक एक बूंद मेरी आध्यात्मिक शक्ति को भारी रूप से समाप्त कर रही है। जाने मन, इस कदम का उपयोग करने की मेरी हिम्मत का एकमात्र कारण है आप, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैंने सोचा कि आप मुझे महत्वपूर्ण क्षण में सुरक्षा के लिए दूर भेज देंगी। प्रिय, आपके जाने के बाद यदि मेरे साथ कुछ अप्रत्याशित हो गया तो क्या आप दुखी होंगी? आप शायद बहुत दुखी नहीं होंगी। लगभग आधे साल तक उसके साथ समय बिताकर, उस समय को छोड़कर जब उसकी नशे की स्थिति में महल मालिक का उसने उच्चारण किया, वो हमेशा सामान्य रही थी। वो महर्षि विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ अभ्यास और रोमांच करते हुए हर दिन बिताती थी। महल मालिक के नाम का उल्लेख किए बिना उसके दिन समृद्धि के साथ बीत गए। उसने सोचा कि ठंडे खून वाली लड़की भूल गई होगी कि वो कौन थे। एक बार ठीक होने के बाद मैं आपसे इसका भुगतान करवाऊंगा। मैं तुम्हें इसकी कड़ी सजा दूंगा। शिरीन, तुम थोड़ा सब्र करो। पृथ्वी से एक भयावह और अथाह रसातल टूट गया, जो समय समय पर बर्फ, बादलों और पत्थरों को उसकी गहराई तक गिराता रहा। भयानक राक्षस जो उस समय बर्फ के मैदान पर सोमती देवी के समूह का पीछा कर रहे थे, रसातल से निकल आए थे। 2 राक्षस थे और प्रत्येक के पास एक विचित्र आकार और रूप था। एक अजगर के जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में वो एक मगरमच्छ था, जिसका कद एक डायनासोर जैसा था। इसके शरीर पर परतदार चपटी और घनी वस्तुएं खाल नहीं थीं, बल्कि इंसानों के हाथ थे। दूसरा एक पक्षी के समान दिखता था, लेकिन वास्तव में वो एक पक्षी नहीं था, बल्कि मानव शरीर के यादृच्छिक भागों के समामेलन द्वारा बनाए गए आकारों के सामान था। इन दोनों राक्षसों के पास एक अत्यंत प्रभावशाली शरीर और असाधारण युद्ध कौशल था। जबड़ों के आगापे में एक स्याही काली विघटनकारी गंध जो सब कुछ पिघलाने में सक्षम थी। पूंछ के प्रहार से पहाड़ भी गिर सकते थे। लाशों की भीड़ के अमरीश कुमार द्वारा निर्देशित होने के बाद ये 2 जीव रसातल से निकले। एक बार जब वो सामने आ गए तो ये उनके नासमझ नरसंहार की शुरुआत थी। उनका शिकार सभी गतिशील और जीवित चीजें थी। जब वो जीव सामने आए तब सोमती देवी का समूह आसपास नहीं था, क्योंकि उसने उस स्थान से 10 मील दूर उड़ जाने के शिरीन के आदेशों का पालन किया था। उतरने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने के बाद
लोगों के समूह ने राहत की सांस ली और शिरीन के समूह की तलाश में उड़कर जाने की संभावना पर चर्चा की कि क्या वो मदद के लिए साथ दे सकते हैं। इससे पहले कि वो अपने विचार विमर्श के किसी निष्कर्ष पर पहुंचते, उन्होंने सड़क से एक अजीब सी आवाज आती सुनी और देखा कि पृथ्वी जोर शोर से कांप रही है। उसी दिशा से वो युद्ध और चिल्लाने की फीकी आवाजें सुन सकते थे और आकाश को रोशन करने वाली प्रकाश की सामयिक चमक को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है और दूर से स्थिति का पता नहीं लगा सकते थे। उन्हें संदेह था कि शिरीन और उसके समूह का फिर से लाशों के साथ टकराव हो गया होगा। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद वो जल्द ही फिर से रथ पर चढ़ गए और उड़न शेर को उन्हें वापस ले जाने के लिए कहा। उन्होंने हर संभव सहायता प्रदान करने की योजना बनाई और संघर्ष में शामिल हो गए। यदि शिरीन और उसका समूह लाशों के खिलाफ लड़ रहा होगा, अगर शिरीन वहां नहीं हुई तो वो स्थिति की जांच पड़ताल करके वापस आ जाएंगे और ये आकलन करके आएंगे कि क्या उनकी सहायता की आवश्यकता शिरीन को है। जिस रथ पर वो सवार थे वो वैसे भी उड़ने में सक्षम था, इसीलिए लाशें उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होंगी, भले ही उनकी संख्या बढ़ना क्यों ना शुरू हो जाए। अपने कान से कच्चे और अपनी किशोरावस्था में होने के कारण वो आसानी से उत्सुक हो जाते थे और गर्म खून के कारण वो जोखिम लेने को तैयार थे। उनकी योजना खराब नहीं थी, हालांकि जब उन्होंने अपने सामने होते संघर्ष को स्पष्ट रूप से देखा तो वो अपने रास्ते पर जम गए। अजगर और पक्षी के संयोजन का उदास रंगीन संस्करण भयंकर हमलों की एक श्रृंखला से अजगर की सवारी करने वाली महिला और उसके सुनहरे बख्तरबंद विशालकाय आदमी के आसपास घूम रहा था। अजगर की सवारी करने वाली महिला ने स्पष्ट रूप से दोनों प्राणियों के रसातल से निकलने की उम्मीद नहीं की थी। दोनों राक्षसों की शारीरिक बनावट ने उसे हैरान कर दिया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो बहुत कुशल थी। उसकी हथेलियों से बिजली की धाराएं निकली और उनकी खाल पर काले दाग दिखाई देने लगे, जैसे उन्होंने खुद को झुलसा दिया हो। जो भुने हुए मांस की गंध को हवा में भर रहा था। सोने का कवच पहने हुआ आदमी अपनी स्वर्ग तलवार के साथ हवा में आग के पहियों की तरह घूम रहा था। तलवार से चमकती हुई सुनहरी किरणें प्राणियों के शरीर पर जा लगी, जिससे खून बहने लगा जो स्याही की तरह काला था। लेकिन चाहे वो महिला हो या उसका घोड़ा या उसका नौकर, वो प्राणियों को घातक तरीके से घायल करने में असमर्थ रहे। उसके बजाय उन्होंने और अधिक उन्मादी अवस्था में उन्हें ला दिया। दोनों प्राणियों ने उन्हें धुएं और कोहरे में घेर लिया था। जब वो एक मुश्किल स्थिति में थी, सोमती देवी और उसके समूह का शेर रथ बहुत दूर से दिखाई दी। एक त्वरित विचार के साथ महिला ने अपने नौकर की ओर इशारा किया और कमजोरी का एक संकेत दिया। फिर टहकाने के माध्यम से रथ की दिशा में स्पष्ट रूप से उसने खुद को भगाया। राक्षस चेहरों को पहचानने में असमर्थ थे और बिना किसी भेदभाव या दया के उन पर हमला करने लगे। इसीलिए जब महिला और उसका नौकर रथ से आगे बढ़े और सीधे आसमान में चढ़े तो शेर रथ दोनों प्राणियों का नया शिकार बन गया। दोनों जीव आध्यात्मिक दुर्भाग्य के भाव से बने थे। कोई भी सामान्य जानवर जिसने उन्हें देखा वो आसानी से डर जाएगा और डर से उसे लकवा मार जाएगा। भाग जाने की तो बात ही नहीं। यहाँ तक कि लड़ाई में महिला जिस अजगर पर सवार थी वो भी इतना चिंतित था कि उसके रोंगटे अपने सरों तक खड़े हो गए थे। वो पूरी तरह से डर गया था और अगर वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं होता तो पक्का सदमे में पड़ जाता। हालांकि ध्रुव सिंह अपने समूहों को वहां से भगाना चाहता था। उड़ता हुआ शेर ऐसे खतरनाक क्षण में असाधारण साहस को एकत्रित करने में सक्षम था। न केवल ये बहादुर और समझदार था, बल्कि इसने रथ को सभी प्रकार के बढ़िया दिशाओं में खींच लिया। कुआं थोड़ी देर के लिए या आगे पीछे की दिशा में आकाश में उड़ता रहा, दूसरे में आठ के आकार में और तीसरे में सांप के आकार में। यद्यपि दोनों प्राणी अपनी खोज में भयानक और निर्दय थे, फिर भी वो रथ के साथ एक पहिए को भी नहीं छू सकते थे, जो शेर की तेजी का प्रमाण दे रहा था। इस दुनिया में उड़ने वाला शेर कुलीन और अमीरों का घोड़ा था और मुख्य भूमि में काफी संख्या में थे। यद्यपि वो काफी सम्मानित और मूल्यवान थे, लेकिन इन्हें दुर्लभ जानवर नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि 3 मुख्य कुलों की वृद्धि में सबसे छोटा घोड़ा भी उड़ते हुए सिंह से श्रेष्ठ था। जब ध्रुव सिंह और उसके समूह ने दोनों राक्षसों को एक रेलगाड़ी की तरह पीछा करते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि वो निश्चित रूप से बर्बाद होने वाले हैं। उन्होंने दोनों प्राणियों के खिलाफ अपनी युद्ध क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि उन्हें थोड़ा धीमा कर दिया जाए, लेकिन दोनों जीव बहुत ही भयानक और पराक्रमी थे। सोमती देवी की समूह की क्षमताएं कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उनकी दुर्जयता जो काले जंगल में 8 स्तर के जानवरों को भी हरा लेती थी, उन्होंने राक्षसों के सामने जो बाधा डाली वो कागज की तरह कुछ भी साबित नहीं हुई और एक बार में ही टूट गई। जब सोमती देवी और उसके समूह ने अपने अवरोध को टुकड़ों में बांटते हुए देखा और जीवों के नुकीले दांत अपने सामने लाते हुए देखा तो उनकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई, ये सोचकर कि ये उनके लिए अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए उड़ने वाले शेर ने एक पूर्ण और अचानक मोड़ लिया और दोनों जानवरों के बीच की खाई के माध्यम से निकल गया। इसकी पूंछ मगरमच्छ राक्षस की जैसी थी, वो घुस गई थी, जिससे वो तड़प कर रोने लगा। दोनों प्राणी पूरी तरह से क्रोधित थे और रथ का लगातार पीछा कर रहे थे, लेकिन उड़ता हुआ शेर अच्छी तरह से प्रशिक्षित था और हमेशा एक बाल की चौड़ाई से कितनी दूरी पर उसके हमलों से बचने में कामयाब हो जाता था। स्पष्ट था कि उड़ता हुआ शेर कोई साधारण उड़ने वाला शेर नहीं था।
ये रथ भी स्पष्ट रूप से खास तौर पर बनाया गया था। यहाँ तक कि जब इसे उड़ते हुए शेर की अलग अलग दिशाओं की श्रृंखला में घूमने के बाद था, तब भी रथ टुकड़ों में नहीं बटा था और इतना मजबूत था कि गाड़ी का लटकन भी नहीं गिरा था। रथ पर सवार 4 लोगों के लिए ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण था जो अपनी पित्ताशय की थैली को बाहर निकालने के लिए बिंदु के करीब थे। वो गाड़ी के पर्दों को कसकर पकड़े हुए थे और उनके शरीर समय समय पर एक दूसरे से टकराते हुए हिंसक रूप से इधर उधर होते जा रहे थे। गनीमत ये थी कि चारों में काफी क्षमता थी, वरना वो पहले ही रथ से बाहर फेंक दिए होते और प्राणियों के लिए चारा बन जाते। क्योंकि उड़ता हुआ शेर वास्तव में 4 लोगों का भार ढो रहा था, इसलिए वो अपनी अधिकतम गति प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि दोनों जीव इसे काट नहीं पा रहे थे, लेकिन ये उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। जब शीरीन घटनास्थल पर पहुंची तो उसे सब देखने को मिला। उड़ता हुआ शेर दोनों बेहद बदसूरत राक्षसों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान आकाश में इधर उधर भाग रहा था। अजगर की सवारी करने वाली महिला मदद करने की बजाय बादलों की परत के आंचल के करीब खड़ी थी। वो खुद को ढके हुए थी और मदद करने के इरादे उसके नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो सुरक्षित दूरी से यह सब कुछ देख रही थी। उड़ता हुआ शेर बढ़ते खतरे के साथ बढ़ रहा था। उड़ता हुआ शेर जितना तेजी से भाग सकता था वो भाग रहा था और गाड़ी में सवार चारों लोग चिंतित थे कि वो किसी भी समय निगले जाएंगे। युवती युद्ध को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि वो दोनों राक्षसों के हमले के तरीके को निरीक्षण करना चाहती थी और उन्हें मारने के लिए योजना बनाना चाहती थी। उसकी नजर में जो लोग गाड़ी में थे उन्हें विज्ञान प्रयोगशाला में रखे जाने वाले चूहा माना जा सकता है। उसने उनकी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। शीरीन बेहद गुस्से में थी और जब उसने देखा कि वहां क्या हो रहा है, क्या ये दुष्ट परी थी, वो कितनी कमीनी थी, उसकी निगाह गुस्से से भरी हुई थी और उसने अचानक दोनों राक्षसों पर हमले शुरू कर दिए। वो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी जब दोनों राक्षस आकाश में उड़ रहे थे। हालांकि उसके हमले से पहले काफी शक्तिशाली थे, लेकिन आकाश की ओर बढ़ने पर उसकी शक्ति काफी कम होती गई। हालांकि वो दोनों राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही। उड़ते हुए शेर को ना पकड़ पाने के कारण दोनों राक्षस निराश हो गए थे, इसलिए जब उन्होंने अचानक छोटी पहाड़ी पर मानव को देखा तो रोमांचित हो गए। उन्होंने उड़ते हुए शेर का पीछा किया, छोड़ दिया और तुरंत अपना ध्यान शीरीन की ओर आकर्षित कर लिया और उसी समय गरजते हुए वो तेजी से नीचे उतर गए। दोनों क्रूर राक्षसों का शरीर विशाल था, इसलिए जब वो हवा में उड़ रहे थे तो एक रेतीले तूफान का गठन हो गया था। शीरीन तूफान में भी डटकर खड़ी रही और उसने बचने का प्रयास नहीं किया, भले ही उसकी पोशाक बेतहाशा लहरा रही हो। जैसे ही दोनों राक्षसों के पंजे उसके शरीर को खरोंचने वाले थे, उसने तुरंत टेलीपोर्ट किया। दोनों राक्षस समय पर नहीं रुक सके और जमीन पर गिरने से पहले ही आपस में टकरा गए। इस वजह से वहां जमीन पर 2 बड़े गड्ढे बन गए। जमीन जोर जोर से हिल रही थी। दुर्घटना की गति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि दोनों राक्षसों की त्वचा मोटी और खुरदुरी थी, लेकिन उसमें खून बह रहा था और उन्हें चक्कर आ रहे थे। हालांकि दोनों को अपने पैरों पर खड़े होने और गड्ढे से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने शीरीन को देखा जो पहले ही 3 मील दूर टेलीपोर्ट कर चुकी थी और उन्हें पीछे से देख रही थी। वो दहाड़ते हुए उसकी ओर दौड़े। शीरीन ने फिर से वही चाल चलने का फैसला किया। इससे पहले कि वो जल्दी से फिर से टेलीपोर्ट करे, उसने अपने काफी करीब उनके आने का इंतजार किया। वो दोनों मूर्ख राक्षस फिर से एक दूसरे से टकरा गए। शीरीन अपने भागने के समय का अनुपात लगाने में अच्छी थी। क्या उसने टेलीपोर्टेशन के बजाय युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल किया होता तो वो बच नहीं पाती। तीसरी बार बरगलाए जाने के बाद दोनों राक्षसों ने आखिरकार अपना सबक सीख लिया। उन्होंने एक ही समय पर हमला करने के बजाय अलग अलग समय पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि शीरीन बहुत तेज थी और तुरंत गायब हो गई और इसीलिए राक्षस भी उसकी पोशाक को किनारे से खरोंचने में भी सक्षम नहीं हुए। इसके अलावा वो कभी भी राक्षसों से दूर टेलीपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उन्हें लुभाने और ताना मारने में सक्षम होना चाहती थी जब तक वो पागल ना हो जाएं और उसका पीछा करना जारी रखें। उड़न शेर और अन्य लोग आखिरकार राहत की सांस लेने में सक्षम थे। शुरू में वो मदद के लिए नीचे आना चाहते थे, लेकिन शीरीन ने एक निर्देशित संचार भेजकर उन्हें ऐसा ना करने की सूचना दी। उसने उन्हें जल्द से जल्द पीछे हटने को कहा। इसी बीच तारादास और कलावती देवी वापस आ गए थे। वो दूसरों की तुलना में अधिक तर्कसंगत थे और उन्होंने शीरीन की स्थिति को देखने के लिए अंधेरे में छिपने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो मदद के लिए दौड़े तो उसकी योजना बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सोमती देवी और अन्य को एक निर्देशित संचार भेजा। उन्होंने जोर देकर कहा उन्हें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। सरवती देवी समूह के बीच सबसे तर्कसंगत व्यक्ति थी और वो उनकी चिंता को समझ सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से उड़ते हुए शेर को पीछे हटने का आदेश दिया। इस बीच तारादास और कलावती देवी अंधेरे में छिपे हुए थे। तारादास और कलावती देवी अंधेरे में छिपे हुए थे और अगर शीरीन वास्तव में खतरे में होती तो वो उसकी मदद को तैयार रहे थे। सौभाग्य से शीरीन का टेलीपोर्टेशन अद्भुत था और उसके 10 से अधिक बार टेलीपोर्ट करने के बाद दोनों राक्षस लगभग बेहोश हो गए थे। अजगर पर सवार युवती साथ ही साथ उसका नौकर दोनों शीरीन को देखकर हैरान और आश्चर्यचकित थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मानव किशोर के पास इतना रहस्यमय युद्ध कला तकनीक हो सकती है। उन्होंने महसूस किया कि वो बहुत दूर है,
और शिरीन की युद्ध कला तकनीक को देख नहीं पा रही थी। इसी कारणवश अजगर पर सवार महिला कम ऊंचाई पर उड़ने लगी ताकि वो लड़ाई को देख सके। वो शुरू में जमीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी, लेकिन उसने तब तक उतरने का फैसला किया जब तक कि वो जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर नहीं थी और अंत में अधिक आबादी दृश्य प्राप्त करने में सक्षम थी। जब वो लड़ाई देखने का आनंद ले रही थी, शिरीन अचानक पलट गई और उसे बुरी तरह से देखकर मुस्कुराई। शिरीन की मुस्कुराहट ठंडी थी और महिला चिंतित थी। एक सेकंड में शिरीन ने उसके अजगर के पीछे टेलीपोर्ट किया। इससे पहले कि युवती उससे दूर भगा पाती, दोनों क्रूर राक्षस पहले से ही अजगर की ओर भागे चले जा रहे थे। शिरीन ने तब दूर तक टेलीपोर्ट कर लिया। वो युवती उसकी परछाई भी नहीं देख पा रही थी। दोनों राक्षस शिरीन को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान अजगर पर बैठी युवा महिला की ओर मोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अभी भी याद था कि उसने पहले उन पर हमला किया था। युवती क्रोधित हो गई और जोर जोर से शाप देने लगी। उसके पास टेलीपोर्टेशन क्षमता नहीं थी और इसीलिए उसे दोनों राक्षसों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो बच नहीं सकती थी। इसलिए आकाश में एक तीव्र युद्ध छिड़ गया। उड़ता हुआ शेर कुछ मील दूर एक छोटी पहाड़ी पर रुक गया। ये सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, क्योंकि वो थक चुका था। इसने दोनों राक्षसों से बचने के लिए अपनी अंतिम ऊर्जा का उपयोग कर लिया था। ध्रुव सिंह, सोमती देवी और बाकी लोग पीले चेहरे के साथ गाड़ी से उतरे। ये यात्रा किसी झूले की सवारी करने से भी अधिक रोमांचक थी, क्योंकि ये बहुत ऊबड़ खाबड़ थी। उन्होंने महसूस किया जैसे उनके आंतरिक अंग उनके शरीर से बाहर निकलने वाले थे। खासतौर से ध्रुव सिंह, क्योंकि वो अभी भी घायल था और गाड़ी से बाहर निकलने के बाद लगभग उल्टी करने लगा था। तारादास और कलावती देवी जल्द ही आ गए और उसके कुछ ही समय बाद शिरीन ने उनसे मिलने के लिए टेलीपोर्ट किया। आखिरकार वो सभी राहत की सांस लेने में सक्षम थे, क्योंकि वो राक्षसों से सुरक्षित थे। हालांकि वो सभी बहुत थके हुए थे और उन्हें अपनी ऊर्जा बहाल करने के लिए थोड़ा विश्राम करने और कुछ खाने का फैसला करना था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो क्षेत्र में कुछ दूरी पर हो जहां लड़ाई हो रही थी, ताकि परी राक्षसों का ध्यान उनकी ओर न खींच सके। सोमती देवी को शिरीन के आसपास रहने की आदत थी, इसलिए जब उसने उसे देखा तो वो तुरंत शिरीन के पास पहुंच गई और घटना के बारे में बात करना बंद ही ना कर सकी। वो परी पर गुस्सा थी, क्योंकि उसने उन्हें अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। शिरीन ने तारादास से पूछा, आपकी जान पहचान व्यापक है, क्या आपको बताया कि वो किस तरह की परी है? तारादास ने हाँ भरी और फिर बोलना जारी रखा। जब मैं यहाँ आने के रास्ते में था तो मैंने सुना कि स्वर्गीय क्षेत्र ने एक परी को धरती पर आने के लिए नियुक्त किया है। उसकी युद्ध कला तकनीक असाधारण है और वो शैतानों और राक्षसों को मारने में अच्छी थी। साथ ही खासी साम्राज्य के सम्राट ने उन्हें अपना राष्ट्रीय गुरु नियुक्त किया है। हालांकि वो दोनों देशों के बीच हो रही युद्ध की परवाह नहीं करती थी और केवल बुरी घटनाओं से संबंधित जांच को संभालती है। मैंने सुना है कि वो लापता सैनिकों के मामले पर भी काम कर रही है और महादेव प्रताप सिंह से भी पहले मिल चुकी है। मुझे बस इतना ही पता है। सोमती देवी बड़े गुस्से में थी। वो कैसी परी है? एक परी ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? उसने हमारी जीवन की भी परवाह नहीं की और हम उसकी वजह से लगभग मारे जा चुके थे। तारादास को अचानक एक बुरा विचार आया और वो धूर्तता से मुस्कुराया। शायद वो सिर्फ एक शीर्षक था जिसे उसने अपने लिए तैयार किया था। हालांकि वो निसंदेह कोई दुष्ट है और हम जैसे आम लोगों की परवाह नहीं करती जो मानव क्षेत्र से आते हैं। शिरीन ने उन लोगों को देखा जो दूर लड़ रहे थे और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे हमारी परवाह नहीं है इसलिए हमें उस पर कोई उपकार भी नहीं करना चाहिए। उसने भी राक्षसों को मुक्त कर दिया था। अब उन राक्षसों को उसका पीछा करने दो। आइए अब उसकी वास्तविक क्षमता को देखें और आशा करें कि वो परी की उपाधि को शर्मिंदा नहीं होने देगी। वो सभी एक घेरे में बैठ गए और युद्ध को देखते हुए अपने भोजन का आनंद ले रहे थे। वो बहुत खुश हुए जब उन्होंने देखा कि दोनों राक्षसों द्वारा युवती का पीछा किया जा रहा है और लगभग सभी तालियां बजा रहे थे। वो युद्ध विशेषज्ञ थे और उनके लिए युद्ध की स्थिति का निर्धारण करना आसान था। उसकी युद्ध कला तकनीक बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति शायद बड़े मौर्य संत जी और अन्य स्वर्ग के उपहार शिष्यों की तुलना में अधिक है। शायद उसने पहले से ही 10 का स्तर हासिल कर लिया है, लेकिन यह शायद अभी भी आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी से कम ताकतवर है। कलावती देवी ने आलोचना की। वास्तव में उसकी रणनीतियां हमारे युग की रणनीतियों की तरह नहीं दिखती हैं। उसके बगल में उस विशाल आदमी को देखो। उसकी आध्यात्मिक शक्ति शायद 9 स्तर के आसपास है। इसके अलावा स्वर्ग तलवार का हर एक हमला एक बड़ा घाव बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था बेवकूफ अजगर पर। ध्रुव सिंह ने कहा, तो क्या हुआ? दोनों राक्षसों को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वो उन्हें मारने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, भले ही वो पूरे दिन और रात लड़ते रहें। शांति कुमारी व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी। ओह, उसके बाल अस्त व्यस्त दिख रहे हैं और वो घायल लग रही है। वो अब परी की तरह नहीं बल्कि एक पागल औरत की तरह दिख रही है। कलावती देवी हंसी। शिरीन, दोनों राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम शायद उन्हें मार नहीं सकते थे और अगर परी भी उन्हें मारने में असमर्थ थी तो मुझे डर है कि वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। कोई बात नहीं, मैं बाद में कुछ कोशिश करूंगी। शिरीन ने लापरवाही से जवाब दिया। दोनों राक्षस खून और मांस से ही बने थे। शायद उन्हें भी जलने का डर था। वो बाद में उन्हें तेल के दलदल में ले जाएगी।
दलदल के बारे में सोचते ही उसे कुछ याद आया और वो तुरंत जमीन से छलांग लगाकर खड़ी हो गई। अमरीश कुमार? अमरीश कुमार अभी भी दलदल में लाशों को फुसला रहा था। उसे दलदल छोड़े हुए लगभग 1 घंटा हो गया था और अमरीश कुमार को सभी लाशों को दलदल में फंसाना पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था, है ना? उसने उसे उल्लेख किया था कि उसे उन्हें आग से जलाना होगा। उसे जाकर देखना चाहिए। जब वो उन्हें बताने के बाद उसे ढूंढने के लिए टेलीपोर्ट करने वाली थी तो दूर से एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन जोर जोर से हिलने लग गई। शिरीन चौंक गई। उसने विस्फोट की दिशा की ओर देखा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तेल दलदल से आवाज आई थी और उसने आसमान में घना काला धुआं उठते देखा। एक एक के बाद कुछ और धमाकों की आवाजें आई, जैसे कि दलदल विस्फोटक डायनामाइट के ढेर से लदा हो। लाल आसमान को देखते हुए शिरीन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक भयानक गलती कर दी थी। दलदल के ऊपर हवा में कुछ विस्फोटक कण पड़े होंगे और विस्फोटों की एक श्रृंखला होने के कारण ये था कि आग ने कणों को प्रज्वलित कर लिया था। हालांकि वो बहुत जल्दी में थी और उसने इसके बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसने अमरीश कुमार को उसके जाने के बाद ही दलदल को जलाने को नहीं कहा। अगर उसने सभी लाशों को दलदल में फंसाकर दलदल के किनारे पर आग लगा दी होती तो शायद वो विस्फोटों से बच नहीं पाया होगा, फिर चाहे भले ही उसकी युद्ध कला तकनीक कभी भी तुलना में दोगुनी मजबूत क्यों ना हो। अमरीश कुमार के शरीर से जलने वाली एक छवि उसके दिमाग में कौंध गई और शिरीन ने महसूस किया कि उसके अंग सुन्न होने लगे। उसने बिना एक भी शब्द कहे तुरंत टेलीपोर्ट कर दिया। दलदल में लगी आग काफी भयंकर रूप से जल रही थी और कई धमाकों की आवाजें भी सुनी जा सकती थी। कभी कभी कई विशाल आग के गोले आसमान में ऐसे उठ खड़े होते थे जैसे कि सर्वनाश की घड़ी करीब हो। आग की लपटों के भीतर से बेचैन कराहते और गुस्से वाली गर्जना सुनी जा सकती थी। आग कम से कम 10 किलोमीटर तक दलदल में फैल गई। दलदल का तो क्या ही उल्लेख करें, वो इलाका इतना गर्म हो गया था कि वो उस पहाड़ी के करीब भी नहीं जा पा रहे थे जो दलदल से 7 से 8 किलोमीटर दूर स्थित थी। वह हवा में जले और भुने हुए मांस की गंध को सूंघ सकती थी। शिरीन ने निकट टेलीपोर्ट किया और जलती हुई जगह पर गश्त लगाने की कोशिश की। वो चिल्लाई और सीधे संचार मंत्र का इस्तेमाल किया, हालांकि उसने कुछ भी नहीं सुना। भले ही उसने हर तरह के तरीके आजमाए हों, वो घबरा रही थी और इतना ज्यादा घबराने लगी कि उसके होंठ पीले हो गए। अमरीश कुमार एक लड़का था जिसके साथ बातचीत करते हुए शिरीन को अभी आधा साल ही हुआ था। वो उसके सामने प्यारा बनने का नाटक करना पसंद करता था, उसे परेशान करता था और यहाँ तक कि वो जहाँ भी जाती थी उसका पीछा करता था। यद्यपि वो कोमल और कमजोर दिखता था, लेकिन वो सक्षम था और जब भी वो खतरे में होती थी तो वो हमेशा उसकी सहायता और उसकी रक्षा करने को प्रकट हो जाता था। यद्यपि वो कभी कभी दोहरा व्यक्तित्व रखता था और कभी कभी मार्मिक था। वो उसका सबसे अच्छा साथी था और वो जरूरत के समय उस पर भरोसा कर सकती थी। पिछले 6 महीनों में उसने सोमती देवी की तुलना में उसके साथ अधिक समय बिताया था। वो मजबूत था और हर समय उसकी रक्षा करता था। वो हर जगह उसका पीछा करता था जैसे कि वो उसकी छाया हो। इसलिए उसने युद्ध के मैदान में उसकी चिंता करने की कभी परवाह नहीं की और हमेशा अपने दोस्तों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अपने दिल में वो हमेशा महसूस करती थी कि वो सभी चुनौतियों का सामना अकेले ही कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अपने विरोधियों के लिए परेशानी भी पैदा कर सकता है। हालांकि इस बार की बात अलग थी। अमरीश कुमार एक खतरनाक स्थिति में हो सकता है और शायद उसकी लापरवाही के कारण पीड़ित हो सकता है। अगर वो उसे वापस जीवित रखने में सक्षम नहीं हो पाती है तो वो अपने पूरे जीवन भर दोषी महसूस करती रहेगी। अमरीश कुमार, अमरीश कुमार। वो जलते हुए दलदल के चारों ओर घूमती रही और उसके लिए चिल्लाती रही जब तक कि उसकी आवाज कर्कश नहीं हो गई। अमरीश कुमार उस समय ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था जब वो लाश को दलदल के किनारे तक फुसलाने लगा था। हालांकि वो इलाके में फंसा रहकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। इस प्रकार उसने पीछे हटने का फैसला किया और दलदली क्षेत्र से पीछे हटना शुरू कर दिया। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई, वो गिरने वाला था। वो अपनी आखिरी ऊर्जा पर टिके रहने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसने किनारे पर लौटने की बहुत कोशिश की और लगभग एक पेड़ के तने से टकरा गया क्योंकि वो अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने में असमर्थ था। सौभाग्य से उसने तेजी से प्रतिक्रिया की और उस पर कुलाटी मारकर एक पेड़ की शाखा को पकड़ने में कामयाब रहा। उसका खून बहुत तेजी से उसके शरीर में घूम रहा था और उसे अविश्वसनीय रूप से चक्कर आ रही थी। उसने अपनी आंखें संकुचित कर ली क्योंकि उसने 3000 या उससे अधिक लाशों को देखा जो दलदल के आधे हिस्से को भर चुकी थी। उनमें से अधिकांश नीचे तक डूब गई थी जबकि कुछ अपने साथियों के सर के ऊपर कदम रख रहे थे क्योंकि वो दलदल से बचकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो शायद फिर से किनारे पर चढ़ने में सफल हो जाते अगर दलदल के तल पर चूषण बल मौजूद नहीं होता। लाश भागने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी कि उसने दलदल को उबलते हुए खाने के बर्तन की तरह जोर से हिलाया। ये लाश फिर से दूसरों के लिए खतरा होगी अगर उन्हें नष्ट करने का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं मिला।
जब अमरीश कुमार कार्यवाही करने वाला था, अचानक 7 रंगों की किरण के साथ एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो थोड़ा झुक गया। अपने प्रशिक्षण के दौरान वो पहले होश खो बैठा और जब वो बाद में उठा तो उसने 7 रंगों की किरणों के साथ एक चमकती हुई रोशनी देखी। हालांकि ये समय अलग था क्योंकि वो छोटे लड़के में बदल गया था और लगभग 14 साल का था। जब 7 रंगों की किरणें फीकी पड़ गई थी, उस समय ऐसा लगा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। हालांकि उन्हें नाटक करना पसंद था। उन्होंने पहले कभी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं बदला था। अधिकांश समय उन्होंने केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग अपने शारीरिक रूप को बदलने में किया था। ये पहली बार था जब अमरीश कुमार का पूरा शरीर छोटा हो गया था और इसीलिए वो परेशान थे। जब लोग बीमार महसूस करते हैं तो वो एक चिकित्सक को दिखा सकते हैं। हालांकि वो 4 दूतों के अलावा इस समस्या के बारे में किसी को नहीं बता सकते थे। अपनी पहचान के कारण वो अन्य लोगों को ये नहीं बता सकते थे कि उन्होंने अपने अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति खो दी है, क्योंकि ये बात दुनिया में अराजकता ला सकती थी। इसके पीछे का अपराधी भी तुरंत आतंक का शासन स्थापित कर देगा और उसकी सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। मामला गंभीर होने के कारण वो ये जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद को ठीक करने की योजना बनाई। इस दुनिया में चिकित्सा के मामले में उनसे ज्यादा जानकार और कौन हो सकता था। अगर वो अपनी बीमारी को उजागर करते हैं तो वो खुद को जोखिम में डाल देंगे। उन्होंने सोचा कि घटना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और वो 1-2 महीने में ठीक हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये प्रभाव 6 महीने तक चलेगा। उन्होंने हर तरह से तरीके आजमाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। अब अचानक उनके शरीर से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी थी। क्या ये संकेत था कि वो वापस सामान्य होने जा रहे हैं? वो उत्साहित थे। उनका पेट गर्म लग रहा था और ये उस समय से ठीक विपरीत संकेत था जब वो लगभग पागल हो गए थे। उन्हें विश्वास था कि वो वापस सामान्य हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया। रंगीन रोशनी उनके शरीर में चारों ओर 2 बार घूमी और अंत में गायब हो गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली, लेकिन जब उन्होंने अपने शरीर और हाथों को देखा तो वो लगभग बेहोश हो गए और पेड़ से गिर गए। उनके हाथ पहले से भी छोटे हो गए थे। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उन्होंने एक आईना निकाला और निराश होकर फर्श पर बैठ गए। उन्होंने महसूस किया कि वो समय जब उन्होंने 15 साल का बच्चा बनने का फैसला किया था तो वो काफी विनाशकारी था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये और भी खराब हो जाएगा। वो 8 साल के बच्चे में बदल गए थे। उन्होंने धीरे से शीशा हटा दिया और अपने पहने हुए वस्त्र को हिलाया। सौभाग्य से उनके शरीर के आकार के हिसाब से बैठने के लिए उनका वस्त्र छोटा या बड़ा हो सकता था। अगर ऐसी खूबी ना होती तो यह उनके लिए और बड़ी समस्या होती। अकेले बैठे वो भ्रमित दिख रहे थे। लाश को मारने का अपना काम पूरा करने के बाद उनका मूल इरादा शिरीन से मिलने का था। हालांकि जब उन्होंने अपने बच्चे रूप को देखा तो वो शिरीन से और मिलने का मौका खो चुके थे। उसने मिलने के लिए महर्षि विद्यालय में प्रवेश करने के लिए अमरीश कुमार में बदलने के लिए उन्हें बहुत साहस की आवश्यकता थी और तब से वो हर दिन उसके साथ थे। उन्होंने खुद को ये दिलासा दिया कि अब उसके पास उसके सहपाठी के रूप में हर दिन वो उसके साथ समय बिताने का मौका पा सकते हैं और उसे देखने के लिए उन्हें कोई बहाना खोजने की जरूरत भी नहीं थी। इसके अलावा वो आखिरकार उसके साथ मिलकर प्रशिक्षण ले सकते थे। इस प्रकार उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर दिया कि छोटे होने को एक छोटी सी कीमत माना जा सकता था जो उन्हें उन सभी विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती थी। हालांकि अब जब उनका शरीर और छोटा हो गया था तो वो उसके साथ कैसे रह सकते थे? क्या उन्हें उसका भाई बन जाना चाहिए? अगर उसे उनकी असली पहचान पता होती तो वो जीवन भर इस वाक्य को लेकर उसके द्वारा छेड़े जाते। अमरीश कुमार ने परिदृश्य की कल्पना करने की कोशिश की और महसूस किया कि यह भयानक था। हालांकि वो हमेशा से मोटी चमड़ी वाले रहे थे, लेकिन उसे इस हालात से मिलना उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। उन्हें पुनर्विचार करना था और अपने अगले कदमों की सावधानी पूर्वक योजना बनानी थी। वो अपने वस्त्रों में से बर्फीली हवा को रेंगते हुए महसूस कर सकते थे। ये पहली बार था जब उन्हें इतनी ठंड लग रही थी और वो कांप रहे थे। वो बैठ गए और एक पल के लिए सोचने लगे। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधे कलाई के पहरेदार को देखा। हालांकि कलाई का पहरेदार सामान्य लग रहा था। ये वास्तव में एक प्रेम कंगन था जिसे उनके द्वारा छिपाया गया था। जब बाहरी लोगों ने इसे देखा तो ये एक सामान्य जानवर की चमड़ी वाले कलाई पहरेदार की तरह लगता था, लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो ये प्यार का कंगन था।